आज मैं आपको चैप्टर 14 करवा रही हूँ, प्राकृतिक संपदा। अब पेज नंबर 217 के क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है। तो कैसे भिन्न है बेटा, आपको पता है हमारे वायुमंडल में लगभग सभी प्रकार की गैसें, जैसे आपको पता ही है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें मौजूद है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेटा वो 0.03% होती है केवल, जबकि शुक्र और मंगल ग्रहों पर वायुमंडल में 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपको पता है बेटा हमें जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, हम सांस लेते समय ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और वहाँ पर आप देख रहे हो इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल कम होगा, तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं रह सकते। अब हमारे जो वातावरण में वायुमंडल में बेटा नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21% और बाकी चीज़ें बिल्कुल थोड़े % में होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। इसका आंसर है बेटा, वायु ताप का कुचालक होता है। मतलब क्या है, ये अपने में से क्या प्रवाहित नहीं होने देता बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता। कुचालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, या जिनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जैसे लकड़ी, रबड़, कांच, कागज, वायु, ये सभी क्या है, कुचालक हैं। अतः दिन के समय वायुमंडल होने के कारण सूर्य से आने वाले तापमान का, सूर्य से जो तापमान आता है बेटा कुछ ही भाग पृथ्वी तक आ पाता है। सूर्य से आने वाले तापमान का कुछ ही भाग पृथ्वी तक आ पाता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। इस प्रकार वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन और रात के समय, इसमें बहुत सी गलतियां हैं बेटा, आप देख रहे हो मैं ठीक कर रही हूँ, इनको ऐसे ही लिखना आप ठीक करके। इस प्रकार वायुमंडल जो होता है पृथ्वी के औसत तापमान को दिन और रात के समय पूरे वर्ष लगभग नियत बनाए रखता है। तो नियत का मतलब क्या होता है बेटा, एक जैसा। अब ये देख समझो बेटा कैसे हुआ ये। हमारे पास क्या है, यहाँ पर मान लो ये पृथ्वी है और यहाँ पर ये हमारे पास सूर्य है, जिससे क्या आती है, गर्मी आती है, ताप आता है। और जो ये ताप आता है, अब जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है इसमें क्या होती है बेटा, CO2 होती है, जो क्या करती है, एक कंबल की तरह कार्य करती है, जो इस सूर्य से आने वाली ऊष्मा को, पूरी ऊष्मा को ना तो अंदर आने देती है और जो थोड़ी सी उसे क्या करती है, कम, ये कम हमारे पास आती है। अगर मान लो पूरी ऊष्मा हमारे तक आ जाए तो उतनी गर्मी हम सहन नहीं कर पाएंगे बेटा। और जो ऊष्मा आती है रात के समय उसको बाहर नहीं जाने देती, मतलब उससे हमारे जो तापमान है वो एक जैसा बना रहता है। तो समझ में आ गया बेटा, ये जो CO2 है ये एक कंबल की तरह कार्य करता है हमारे वायुमंडल में, और ये ऊष्मा को ना तो ज़्यादा पृथ्वी पर आने देता है और आई गई ऊष्मा को, जो आ ही गई है, उसको बाहर नहीं जाने देता। तो इस प्रकार से हमारा वायुमंडल जो है एक कंबल की तरह कार्य करता है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रवाह पवन के क्या कारण हैं। वायु प्रवाह मतलब बेटा वायु का चलना, बहाव, उसके क्या कारण हैं। अब वायु प्रवाह की प्रक्रिया हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जल वाष्प के बनने का परिणाम है। अब तक तो बेटा आपने जाना होगा, पर्यायवाची पढ़ते हो आप हिंदी में, कि वायु, हवा, पवन, समीर सब एक ही शब्द के अर्थ है, कि वायु का मतलब पवन भी होता है। लेकिन साइंस में बेटा जो वायु जब गर्म होती है, गर्म होने के कारण क्या होती है, ऊपर उठती है, और जब वो क्या होती है, तेज़ी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है। जैसे ही यह वायु ऊपर उठती है वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और आसपास की वायु या समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। इस प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति वायु प्रवाह पवनों का निर्माण करती है।
तो वायु के गर्म होकर तेज़ी से चलने को बेटा हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ये ध्यान रखना आपने, जब वायु चलती है तो पवन कहलाती है साइंस में, लेकिन हम हिंदी में कह देते हैं कि इन सब का मतलब एक ही है, पर्यायवाची मतलब सेम अर्थ वाले। अब इसको दोबारा से समझाती हूँ बेटा, ध्यान से देखो। अभी तो मैंने आपको ये बताया था वायु और पवन में क्या डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम सुनेंगे बेटा। वायु प्रवाह की प्रक्रिया हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जल वाष्प के बनने का परिणाम है। जल वाष्प क्या होते हैं बेटा? जो पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है वो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में मौजूद रहता है। जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल का मतलब जो ज़मीन है हमारी वो जल्दी गर्म होती है। तो सबको पता होगा बेटा, जल जल्दी से गर्म नहीं होता, उससे पहले ज़मीन गर्म होती है। स्थल के ऊपर की वायु तेज़ी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती है। जब हवा गर्म हो जाती है बेटा वो ऊपर की ओर उठती है। इसीलिए हम जो कमरे में रोशनदान जो होते हैं बेटा ऊपर की ओर इसीलिए लगाते हैं, ताकि गर्म हवा जो है ऊपर उठकर बाहर निकल जाए। तो आपको ये याद रखना है, हवा जो होती है, वायु जो होती है वो तेज़ी से गर्म होकर ऊपर उठती है। जैसे ही यह वायु ऊपर उठती है वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। और आसपास की वायु, जैसे समुद्र के ऊपर की वायु, कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। जब वहाँ कम दाब बन जाता है बेटा, जब वायु गर्म होती है ऊपर की ओर उठती है, कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, तो जो आसपास की वायु होती है, जैसे समुद्र के ऊपर की वायु है, वो क्या होती है? कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, मतलब उसकी तरफ चलना शुरू हो जाती है। इस प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति वायु प्रवाह या पवनों का निर्माण करती है। समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखो अगला है, बादलों का निर्माण कैसे होता है? इसका आंसर देखो बेटा। दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं, जलीय मतलब जल जहाँ पर है वो वाले भाग जब गर्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है। अभी आपको बताया था बेटा, जो जल उड़ता रहता है, भाप बनकर उड़ता रहता है, उससे क्या बनता है? जलवाष्प बनता है। अब जो जलीय भाग, पानी कब उड़ेगा? जब वो गर्म होगा। तो जो जलीय भाग गर्म हो जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है और यह जलवाष्प वायु में प्रवाहित हो जाती है, वायु में मिल जाती है बेटा। जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण भी वायुमंडल में चली जाती है। जो जैविक क्रियाएं होते हैं बेटा, जो जीव क्रिया करते हैं, उसके कारण भी जलवाष्प की कुछ मात्रा वायुमंडल में चली जाती है। यह वायु भी गर्म हो जाती है और अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है। अब वायु भी गर्म हो जाती है बेटा और वो भी क्या होती है? जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है। पहले क्या हुआ बेटा? वायुमंडल में जलवाष्प मिल गया। कैसे मिला? जब जल वाला भाग गर्म हुआ तो बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन गए और जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो यह जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है। जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है यह फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था बेटा, जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो कम दाब का क्षेत्र बनता है, और इसमें आपने देखो यहाँ पर आपने पढ़ा था यह वायु ऊपर उठती है वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जब ये जलवाष्प को लेकर ऊपर उठती है तो यह फैलती है, ऊपर की ओर जब उठती है वायु तो ये फैलती है और ठंडी हो जाती है। इसमें ये बात नोट करनी है बेटा, ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है और यह संघनन ही बाद में बादल का निर्माण करते हैं। संघनित हो जाती है। संघनन क्या होता है बेटा? आपने देखा है, जैसे आप क्या करते हो, गिलास में ठंडा पानी रखते हो या गर्म पानी रखते हो तो जो जल की बूंदें बाहर आ जाती है गिलास पर, वही इसका संघनन होता है। तो ठंडा होने के कारण जब हवा ऊपर गर्म होकर ऊपर जाती है वो फैल जाती है और फिर ठंडी हो जाती है, तो ठंडा होने के कारण ही हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाते हैं। देखा होगा ना बेटा आपने, गिलास में पानी डाल के ठंडा पानी डालोगे
तो क्या हो जाता है, छोटी छोटी बूंदें गिलास के ऊपर आ जाती हैं। ऐसे ही ये जो हमारी जलवाष्प के साथ गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो फैलती है और फिर ठंडी हो जाती है, इसके कारण संघनन होता है और फिर वो छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है और इससे ही बादल का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करें जो वायु प्रदूषण में सहायक है। तो मनुष्य क्या क्या करता है बेटा जिससे वायु प्रदूषण होता है, ये देखिए आपको पता भी होगा। वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का उपयोग करना, कारखानों में कोयले का अत्यधिक उपयोग करना, विभिन्न उद्योगों में हानिकारक रसायनों का प्रयोग करना। तो एक तो हम वाहनों में ईंधन के रूप में बेटा डीजल और पेट्रोल का प्रयोग करते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। नंबर 2 पे हम कारखानों में कोयले का ज़्यादा उपयोग करते हैं और नंबर 3 है हम विभिन्न उद्योगों में हानिकारक रसायनों का भी प्रयोग करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में और बहुत सारे हम जब बेटा अपनी खेती में भी क्या करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, वायु प्रदूषण होता है। अब पेज नंबर 219 के क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर है सभी जीवों में कोशिकीय प्रक्रियाएं जल के माध्यम से ही होती है और अधिकतर पदार्थों का संवहन द्रव्य अवस्था में ही होता है। अब देखो आपको बेटा पता है हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं क्या कर रही हैं, क्रिया कर रही हैं और वो किसके माध्यम से होती है बेटा, जल के माध्यम से। अब सभी जीवों में जैसे उसमें क्या आ गए, पशु भी आ गए, हम भी आ गए, सभी जीव जो सांस लेते हैं उनमें जो भी कोशिकीय प्रक्रियाएं हो रही है वो जल के कारण ही होती है। और अधिकतर पदार्थों का संवहन क्या है बेटा, पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो संवहन कहलाता है। ये भी क्या होता है बेटा, द्रव्य अवस्था में ही होता है। मान लो हमारे शरीर के अंदर अगर पानी नहीं गया तो बेटा हमारी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इधर उधर नहीं जा पाएंगी और हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो ठीक नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है। अतः प्राणियों के लिए जल अति आवश्यक है। हमारे जो शरीर में बेटा खून है वो भी क्या होता है, तरल रूप में होता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो वो भी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है और गांठें बन जाती है, जिसके कारण हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं ठीक नहीं हो पाती हैं। इसलिए बेटा सभी जीवों के लिए जल जो है अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, जिस गांव, शहर, नगर में आप रहते हैं वहाँ पर उपलब्ध शुद्ध जल का मुख्य स्रोत क्या है? आपको पता ही है बेटा आजकल हमारे शहरों में पानी कैसे आता है। अगर हम शहरों में रहते हैं तो जल आपूर्ति नगर निगम द्वारा पूरी की जाती है। जो आपका बेटा सप्लाई का पानी आता है वो कौन देता है हमें, नगर निगम। जो किसी नदी का जल स्वच्छ करके साफ करके पाइपों द्वारा घर घर पहुंचाते हैं। तो हमारे शहरों में जल की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है बेटा, नगर निगम के द्वारा। और वो क्या करते हैं, नदी का जल स्वच्छ करके पाइपों द्वारा घर घर पहुंचाते हैं। अब गाँव में क्या है बेटा, तालाब, कुएं, नदियाँ आदि पानी के मुख्य स्रोत हैं। कुछ गाँव में तो बेटा सप्लाई का पानी भी आता है। अब बहुत कम गांव ऐसे रह गए हैं जिसमें तालाब, कुएं, नदियाँ पानी का मुख्य स्रोत हैं। अब देखिए बेटा प्रश्न नंबर 3, क्या आप किसी क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं जो इस जल के स्रोत को प्रदूषित कर रहा है? अभी पिछले पेज पे हमने पढ़ा था बेटा वायु प्रदूषण किस किस से होता है। अब इस पेज पे हम क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे कि जल के स्रोत को कौन प्रदूषित करता है। फर्स्ट देखो बेटा, कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तथा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है जो कुओं और नदियों के जल को प्रदूषित करता है। तो कृषि के उत्पादन को कि हमारी फसल ज़्यादा अच्छी हो तो इसके लिए हम क्या गेरते हैं बेटा, उर्वरक खाद गेरते हैं। और फसल को कीड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं, फिर हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जैसे DDT होता है बेटा, रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, इससे कुओं और नदियों के जल का प्रदूषण होता है। नंबर 2 है उद्योगों से निकला विषैला पानी
जो उद्योग होते हैं बेटा, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उनसे जो गंदा पानी निकलता है, जहरीला पानी जो निकलता है, वो कहाँ मिल जाता है? नदियों और झीलों में, और इससे भी प्रदूषण बढ़ता है। अब शहर से निकला गंदा पानी भी नदियों में छोड़ने पर उसे प्रदूषित करता है। जो शहर से गंदा पानी निकलता है बेटा, जैसे सीवरों का पानी है, नालियों का पानी है, वो सारा भी अगर नदियों में छोड़ते हैं तो उससे भी क्या होता है बेटा? प्रदूषण होता है। अब पेज नंबर 220 पे आ गए बेटा हम। पेज नंबर 220 के देखिए क्वेश्चन। फर्स्ट है मृदा, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? मिट्टी तो आप सबने ही देखी है बेटा। अब उसमें क्या होते हैं? अलग अलग तरह के कण होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ उससे बड़े। अब देखो बेटा किससे निर्माण होता है? ये चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। अब इस प्रक्रिया को समझेंगे बेटा आंसर में। सूर्य, जल, वायु और जीव मृदा निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न भूमिका निभाते हैं। तो कौन कौन भूमिका निभाता है बेटा? सूर्य, जल, वायु और जीव, ये सभी प्रक्रिया निभाते हैं मिट्टी के निर्माण में। सूर्य पत्थरों को दिन में गर्म कर देता है, जिससे वे फैलते हैं। जो सूर्य की गर्मी आती है बेटा, उससे पत्थर क्या हो जाते हैं? गर्म होते हैं और वो फैलते हैं। रात के समय वे ठंडे होकर सिकुड़ते हैं, और रात के समय जब उनको गर्मी नहीं मिलती बेटा, फिर वो ठंडे हो जाते हैं और फिर सिकुड़ जाते हैं। ठंडे होने से क्या होती है? चीज़ सिकुड़ती है, और गर्म होने से फैलती है। ये फैलना और सिकुड़ना समान रूप से नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं हुआ बेटा जितना फैला उतना ही सिकुड़ेगा, ये समान रूप से नहीं होता है। मतलब फैल गया ज़्यादा और सिकुड़ेगा कम, जिसके कारण पत्थरों में दरार पड़ जाती है। देखा होगा ना बेटा आपने, पत्थरों में दरार आई हुई, और बड़े पत्थर टूटकर छोटे हो जाते हैं। कई बार पत्थरों की दरारों में जल भर जाता है। जब दरार हो जाती है तो बेटा इनमें जल भर जाता है, और ठंडा होने पर यह जल दरारों को और चौड़ा कर देता है। अब जो पानी उसके अंदर घुस गया था बेटा, वो ठंडा हो गया तो वो फिर दरार को क्या कर देता है? और चौड़ा कर देता है। जब बहता हुआ जल इन छोटे बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा ले जाता है, तो ये आपस में टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं, जिससे मृदा का निर्माण होता है। बहता हुआ जल और तेज हवा इस मृदा को मैदानों में बिछा देता है। अब क्या हुआ बेटा? जो सूर्य की गर्मी आई, उससे पत्थर गर्म हुए और फिर वो फैल जाते हैं, और रात के समय वो ठंडे होते हैं, फिर सिकुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो फैलना और सिकुड़ना होता है वो समान रूप से नहीं होता है, जिसके कारण पत्थरों में दरार पड़ जाती है। अब ये बड़े पत्थर टूटकर छोटे हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है? पत्थरों की दरारों में बेटा पानी भर जाता है, और जब पानी भरेगा तो यह जो दरार थी उसको और चौड़ा कर देता है। जब बहता हुआ जल इन छोटे बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा ले जाता है, यहाँ कहेंगे बहा ले जाता है, तो ये आपस में टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जब पत्थर चलते हैं बेटा पानी के बहाव के साथ, तो ये आपस में भी टकराते हैं, जिससे ये छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं, और इसी से मृदा मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है बेटा। बहता हुआ जल और तेज हवा इस मृदा को क्या होती है? मैदानों में बिछा देती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। मृदा अपरदन क्या है? मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का वायु, जल आदि द्वारा बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे बेटा तेज बारिश हो गई तो पानी क्या हो जाता है? मिट्टी क्या हो जाती है? पानी के साथ बह जाती है, वही मृदा अपरदन होता है। इसके मुख्य कारण वनों की कटाई, एक ही ज़मीन पर बार बार खेती करना, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई आदि है। अगर वनों की कटाई कर रहे हैं बेटा हम, तो ये इसका मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। क्यों है बेटा ऐसा? क्योंकि अगर हम पेड़ लगाए रखेंगे तो पेड़ क्या, जो पेड़ों की जड़ें होती है वो मिट्टी को बांधे रखती है, तो इतनी आसानी से मिट्टी नहीं बह सकती। आपने देखा होगा बेटा जब बारिश का मौसम होता है तो जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ से मिट्टी इतनी नहीं सरकेगी जितनी कि खुले मैदान से सरक जाती है, उड़ जाती है, पानी के साथ बह जाती है। और एक ही ज़मीन पर जब हम बार बार खेती करते हैं तो वो भी क्या होता है बेटा, उसकी ऊपरी उपजाऊ परत क्या हो जाती है?
कम हो जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। और पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, जब वहाँ पर पशु चरेंगे तो बेटा वो भी क्या होता है, इससे भी क्या होता है, वह मृदा अपरदन होता है। ठीक है बेटा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरदन को रोकने और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो कौन कौन से तरीके बेटा हमें अपनाने चाहिए जिससे क्या हो, अपरदन कम हो। अब देखो बेटा, अपरदन को रोकने और कम करने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। सबसे पहला है नदियों पर बांध बनाना। नदियों पर बांध बनाने चाहिए ताकि वर्षा के दिनों में जब नदियाँ पूरी तरह अपने उफान पर होती है तो बहुत सी उपजाऊ मिट्टी भी पानी के साथ बह जाती है। तो ये बांध बनाने से क्या होगा बेटा, जो पानी आया है ज़्यादा वर्षा का, वो वहीं पर उसी के अंदर इकट्ठा हो जाए। अगर बांध नहीं बनेंगे तो वो पानी क्या होगा, बहकर मैदानों में आएगा और मैदानों के साथ वो उपजाऊ मिट्टी भी बह जाएगी। मैदान पे पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी भी बह जाएगी। नंबर 2, हमें क्या करना चाहिए, पशु चारण पर रोक करना चाहिए। मतलब हमें ज़्यादा पशुओं को चराना नहीं चाहिए। अत्यधिक पशु चारण से खेतों में घास तथा वनस्पति कम हो जाती है तथा जानवरों के खुरों से मिट्टी बार बार टूटती रहती है, जिसके कारण वर्षा का जल खेतों से मिट्टी को बहा ले जाता है। घास तथा वनस्पतियों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती है। नंबर 3 है बेटा, जैसे वृक्ष की जड़ें पकड़ कर रखती है ऐसे ही घास और वनस्पति की जड़ें भी मिट्टी को पकड़ कर रखती है। तो इसलिए जब पशु चरेंगे तो बेटा वो घास वनस्पति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है वहाँ पे, इसलिए ज़्यादा हमें पशुओं को वहाँ पर नहीं चराना चाहिए। नंबर 3 है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का मतलब होता है बेटा अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करना। रोपण मतलब उगाना। अब रोपण ये भी होता है बेटा, एक जगह से पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाना, उसको भी रोपण कहते हैं। यहाँ पर हमारा मतलब है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती है, जिससे जल तथा हवा उसे बहा नहीं सकती है। इसलिए जहाँ मृदा अपरदन की समस्या अधिक हो वहाँ अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। नंबर 4 है बेटा चक्रण में कृषि। चक्रण में कृषि का मतलब है कि हमें एक ही फसल को बार बार उगाना नहीं चाहिए। हमें फसल को अलग अलग उगाना चाहिए, अदल बदल कर उगाना चाहिए। तो देखो बेटा, एक ही फसल को बार बार उगाने से मृदा के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। अतः हमें फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए या अदल बदल कर बोना चाहिए। अब पेज नंबर 226 के क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, जल चक्र के क्रम में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है। ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा बेटा कि जल की कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती है। द्रव अवस्था किस रूप में होती है बेटा, जल के रूप में। द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म, तरल फॉर्म। गैस अवस्था जो होती है जल वाष्प के रूप में। ठोस अवस्था बेटा बर्फ़ के रूप में, देखा होगा आपने, बर्फ़ बिल्कुल ठोस होती है बेटा। और द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म जो आप पानी पीते हो। गैस अवस्था मतलब जल वाष्प के रूप में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों के नाम दीजिए जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हों। तो जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिक है बेटा प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। ये याद रखना बेटा, प्रोटॉन और न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। याद रहेगा बेटा, जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिक कौन से हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। अब नेक्स्ट देखो बेटा, मनुष्य की किन्हीं 3 गतिविधियों को पहचाने जिनसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। तो किससे, अब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कहें बेटा या वायु प्रदूषण कहें, बात वही सेम है। अब देखो किससे होता है। अब एक तो होता है जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करने से। अब जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं बेटा, कोयला, पेट्रोलियम, ये जो होता है ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इनको हम क्या करते हैं, ईंधनों के रूप में प्रयोग करते हैं और हम वाहनों में प्रयोग करते हैं। तो इनसे क्या होता है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जब हम इनको जलाते हैं जीवाश्म ईंधनों को तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस
निकलती है। तो इससे क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। अब जंगलों में आग लगाना बेटा, जंगलों में जब हम आग लगा देते हैं, जब पेड़ पौधे जलते हैं तो उससे भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। वाहनों में पेट्रोल और डीजल का उपयोग करने से क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। क्या क्या हुआ बेटा, एक तो जीवाश्म ईंधनों का उद्योगों में उपयोग करना, और जंगलों में आग लगाने से, वाहनों में पेट्रोल और डीजल का उपयोग करने से। बिल्कुल इजी था बेटा ये तो। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? कुछ गैसें जैसे मीथेन, मीथेन को हम दिखाते हैं बेटा CH4 से, कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2। ये जो गैसें होती है बेटा, पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है। अभी मैंने आपको पीछे भी समझाया था बेटा, पिछले क्वेश्चन में, कि क्या होती है, जो CO2 होती है ये वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर एक परत बना देती है, जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को ना तो पूरी ऊष्मा को अंदर आने देती है, और जो अंदर आ गई है उसमें से पूरी को बाहर नहीं जाने देती है। तो ये एक कंबल की तरह कार्य करता है, ये आपको बताया था। ये हमारी CO2 यहाँ पर होती है, जो एक कंबल की तरह कार्य करती है। तो यही इसमें बता रखा है बेटा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन होती है, पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है, जिससे वातावरण का औसत तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही वैश्विक उष्मीकरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये बेटा कब होगा ग्रीन हाउस प्रभाव? जब हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जीवाश्म ईंधनों का अपनी पृथ्वी पर उपयोग करेंगे। ये जो हमारी पृथ्वी है बेटा, अभी जो हमारे लिए CO2 निकलती है वो हमारे लिए क्या होती है, हमारे पृथ्वी पर ऊष्मा को बनाए रखने में क्या करती है, मदद करती है, जिससे हम जीवित हैं। लेकिन अगर हम जीवाश्म ईंधनों का ज़्यादा प्रयोग करते रहे तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी बेटा, और जिससे क्या होगा, पृथ्वी पर भी ऊष्मा बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, और ऐसी गर्मी होगी जिसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसलिए हमें बेटा जीवाश्म ईंधनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अब ये देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन कौन से हैं? आपको पता ही है बेटा, ऑक्सीजन और ओजोन। ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं और ओजोन को O3 से। दोनों ऑक्सीजन की फॉर्म है बेटा, और ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, ऑक्सीजन और ओजोन। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में सुदेश मैडम आपसे फिर से मिलेगी बेटा। हैव ए नाइस डे।